प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। आज माई सेल्फ नॉन एज संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पढ़ाने जा रहा हूँ फिजियोलॉजी ऑफ अस्क्रिटी सिस्टम। इम्पॉर्टेंट है यूजी क्लासेज, पीजी क्लासेज और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे मेमेलियन किडनी का स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन बनता है मूत्र का निर्माण किडनी में किस प्रकार से होता है, यूरिन फॉर्मेशन। तीसरा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन, यानी मूत्र की सांद्रता की प्रतिधारा गुणक प्रणाली। और चौथा प्रश्न बनेगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शनिंग, किस प्रकार से किडनी हार्मोन्स के नियंत्रण में कार्य करती है। तो 4 वीडियोज में मैं आपको ये पूरा अस्क्रिटी सिस्टम समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, एक्सक्रीशन की परिभाषा क्या है? मेटाबॉलिक जो रिएक्शन चलती हैं उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बनते हैं और वो भी एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं, यानी जलीय विलयन के रूप में बनते हैं, उसका शरीर से बाहर निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। ये है सामान्य परिभाषा। लेकिन एक्चुअल में एक्सक्रीशन जो टर्म है, शब्द जो है, उत्सर्जन का जो टर्म जो है, वो जनरली सामान्यतया यूज्ड with reference to the elimination of nitrogenous waste products, for example ammonia, urea, uric acid, etc. The excretion may be defined as the elimination of metabolic wastes from the body, usually in an aqueous solution. The term excretion is generally used with reference to the elimination of nitrogenous waste products. नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से बाहर निकालना वास्तविक रूप से उत्सर्जन की परिभाषा है। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन किडनी। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स। जितने भी पृष्ठवंशी होते हैं उन सभी के अंदर किडनी जो है, वृक्क जिसको बोलते हैं, वो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है और पाया जाता है। मेमेलियन किडनी जो है वो सेम की आकृति की होती है, बीन शेप्ड होती है। ईच किडनी कवर्ड, बाहर की तरफ से देखें तो कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए फाइब्रस लेयर। फाइबर्स के बने हुए, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई संरचनाओं के द्वारा घिरी हुई होती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, जिसके कई नाम हैं। यूरिनरी ट्यूबुल्स भी हैं, यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स भी हैं, रीनल ट्यूबुल्स भी हैं। यानी जो कॉर्टेक्स भाग है किडनी का आउटसाइड में, उसके अंदर ये यूनिट्स पाई जाती हैं फाइब्रस लेयर में। द नेफ्रॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। व्हाट इज नेफ्रॉन? एक सिंगल नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं अपन।
इसकी संरचना लेंगे तभी अपने किडनी की पूरी डिटेल सामने आएगी। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट रीजन्स। प्रत्येक नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूबुल या किडनी ट्यूबुल्स जो होती है वो कई स्पष्ट क्षेत्रों से मिलकर के बनी हुई होती है। एट इट्स प्रोक्सिमल एंड, इसके समीपस्थ या अग्रभाग में, इट बियर्स ए थिन एंड डबल वॉल्ड फनल लाइक स्ट्रक्चर, बॉमन कैप्सूल। इसके नेफ्रॉन के अग्रभाग में या समीपस्थ भाग में, जिसको प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं, वहां दो भित्तियों वाला डबल वॉल्ड एक कीप की आकृति की फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बॉमन कैप्सूल कहते हैं। बॉमन नामक के फिजियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इसको खोजा था, इसलिए इसके सम्मान में, इस वैज्ञानिक के या फिजियोलॉजिस्ट के सम्मान में बॉमन्स कैप्सूल रख दिया गया। इन विच देर इज प्रेजेंट ए बंच ऑफ कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर कैपिलरीज अशुद्ध रक्त अफरेंट जो आर्टरी ला रही है वो बॉमन कैप्सूल के अंदर जाकर के डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या बंच ऑफ कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं का गुच्छा बना लेती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। जिसके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज का बंच पाया जाता है और उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब अपने पास डबल वॉल्ड बॉमन कैप्सूल हो गया और ब्लड कैपिलरीज का बंच यानी गुच्छा जो है, या रुधिर केशिकाओं का गुच्छा जो है, उस दोनों को सम्मिलित रूप से मेलपीजियन कॉर्पसल यानी बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली नोन एज मेलपीजियन कॉर्पसल, या इसका दूसरा नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus, JGA. Behind the Bowman capsule, the nephron is divisible into 3 regions. Bowman capsule के पीछे प्रत्येक नेफ्रॉन जो है वो 3 स्पष्ट क्षेत्रों में विभाजित होता हुआ अपने को प्रतीत हो रहा है या विभाजित होता है। चलते हैं नेक्स्ट। यह है डायग्राम। पहले अपन डायग्राम में लेंगे। सबसे पहले किडनी की ये भाग है कॉर्टेक्स, और ये देखिए कॉर्टेक्स इससे ऊपर वाला, इस लाइन से इस लाइन के बीच में पाया जाने वाला पार्ट है आउटर मेडुला। इसका मतलब किडनी के 2 डिविजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला के 2 भाग होते हैं, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। ये आउटर मेडुला है और इसके नीचे इनर मेडुला है। अब ये अफरेंट आर्टेरियोल, जिसका डायमीटर, जिसका व्यास इफरेंट आर्टेरियोल, ये अभिवाही होती है, अशुद्ध रक्त को किडनी के या प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर लाती है और यहाँ रक्त का फिल्ट्रेशन होगा, रक्त शुद्ध बनेगा। और यहाँ ये अफरेंट आर्टेरियोल या अफरेंट आर्टरी आने के पश्चात ये देखिए टफ्ट ऑफ या बंच ऑफ कैपिलरीज बन रहा है, जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। और अब ये वापस निकलता है, जिसको इफरेंट आर्टेरियोल, ई का मतलब एग्जिट, बाहर निकलने का मतलब, ई का मतलब एग्जिट, बाहर निकलती है। तो AFF आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद रहेगा। इसका डायमीटर ये देखिए डायग्राम में भी कम दिखाया है। जितना ब्लड लाया जाता है वो पूरा का पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, प्रेशर बनेगा तभी फिल्ट्रेशन होगा। और इसके चारों ओर ये देखिए डबल वॉल्ड बॉमन कैप्सूल दिखाया है, डबल वॉल्ड बॉमन कैप्सूल दिखाया है। अब पहले बॉमन कैप्सूल
के पीछे ये नेक होती है और ये एक लंबी पार्ट होता है समीपस्थ भाग, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल बोलेंगे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, और समीपस्थ कुंडलित नलिका ये यहाँ अभी तक कॉर्टेक्स में पड़ी है। ये ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल, जिसको सम्मिलित रूप से मेलपिजियन कॉप्सल या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस कहते हैं, ये भी कॉर्टेक्स के अंदर पड़े हैं। अब ये डीसीटी जो है वो मेडुला के अंदर सीधी रेखा के अंदर नीचे की ओर ढलती है, जिसके 3 पार्ट होंगे। डिसेंडिंग यानी डाउनवर्ड की तरफ चलने वाली नलिका, थिक सेगमेंट होते हैं, थिक असेंडिंग सेगमेंट, और उसके पश्चात ये थिन सेगमेंट होता है और एक हेयर पिन बैंड का निर्माण करके वापस असेंडिंग थिक सेगमेंट का निर्माण कर लेता है। तो ये है असेंडिंग थिक सेगमेंट। इसको सब अपन यू की आकृति की जो संरचना है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनलेज नाम के फिजियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके पश्चात ये जैसे ही ये संरचना देखिए आप, थिक सेगमेंट जो है वो कॉर्टेक्स में नहीं आउटर मेडुला में पाए जाते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट हैं ये इनर मेडुला में पाए जाते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब का थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा यानी थिन सेगमेंट का जो पार्ट है, ये थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आउटर मेडुला में भी पाया जाता है। अब आउटर मेडुला से ये असेंडिंग लिम्ब जो है, असेंडिंग यानी ऊपर की ओर, डिसेंडिंग डाउनवर्ड, असेंडिंग अपवर्ड ऊपर की ओर चल करके वापस एक छोटी कुंडलित नलिका का निर्माण करती है, जिसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल बोलते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका या समहित नलिका कहते हैं। और प्रत्येक डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो है ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती हैं, कलेक्टिंग ट्यूबुल के अंदर खुलती हैं। जैसे एक यहाँ दिखाई है, दूसरी देखो यहाँ पड़ी है, तीसरा यहाँ नेफ्रॉन आके जुड़ रहा है, यहाँ पे आके जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अंत में जाकर के ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण कर लेती हैं। ये तो है संरचना बाउमन कैप्सूल से जो निकलती है पीसीटी। पीसीटी के बाद में ये लूप ऑफ हेनले जो यू की आकृति का होता है, जिसमें 3 पार्ट हैं। डाउनवर्ड की तरफ चलता है तो थिक सेगमेंट हैं डिसेंडिंग लिम्ब के, जो आउटर मेडुला में है, और उसके पश्चात ये चलती रहती है और नीचे की तरफ आकर के ये इनर मेडुला में हेयर पिन बैंड की तरफ मुड़ जाती है और वापस ऊपर की तरफ चल कर के आउटर मेडुला में मोटी हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं थिक असेंडिंग सेगमेंट। ये लूप ऑफ हेनले है। और लूप ऑफ हेनले की आर्म जब कॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाती है तो वापस ये कुंडलित हो जाती है, लेकिन पीसीटी की तुलना में कम। और ये किस में जाकर के खुलती हैं? कलेक्टिंग ट्यूबुल में जाकर खुलती हैं। सभी कलेक्टिंग ट्यूबुल जो हैं वो कलेक्टिंग डक्ट या कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। अब देखिए, अफरेंट आर्टेरियोल या अफरेंट आर्टरी जो अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड लाई थी ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के पश्चात में अनुपयोगी जो अनडिजायरेबल थे, यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में बाउमन कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाली गुआ के अंदर छोड़ दिया जाता है और पीसीटी में चला जाता है। और शुद्ध रक्त जो है इफरेंट आर्टेरियोल, ये इन ट्यूबुल्स के चारों ओर, ये देखिए रेड मार्किंग दिखाया है, चारों ओर एक प्रकार का जाल सा बना लेते हैं, जिसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और ये सभी पेरी कैपिलर
ट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं ये एक वेन्यूल का निर्माण करती हैं और रीनल वेन में खुलती हैं, लेकिन कुछ ट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो लूप ऑफ हेनले के साथ में मेडुला में प्रवेश कर जाती हैं, आउटर और इनर मेडुला में। देखिए ये यू की आकृति की स्ट्रक्चर बन रही हैं जिसको वाजा रेक्टा कहते हैं, वाजा रेक्टा कहते हैं। अब ये चारों ओर क्यों जाल सा बनाती हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का काम क्या है कि अगर फिल्ट्रेशन के बाद में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना उसमें फिर भी अगर उपयोगी पदार्थ हैं तो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और कोई हार्मफुल प्रोडक्ट अगर यहाँ फिल्ट्रेशन हो गया या फिल्ट्रेट हो गया ग्लोमेरुलस से, उसको छोड़ दिया जाता है ब्लड के द्वारा वापस ट्यूबुल के अंदर, और मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पहला पार्ट ले रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी। ये पीसीटी है, ये देखिए डायग्राम की तरफ यहाँ तक कॉर्टेक्स भाग तक। द नेफ्रॉन लीव्स द बॉमून कैप्सूल से नेफ्रॉन निकल रहा है बाई ए कंस्ट्रक्टेड नेक, ये छोटी सी गर्दन के द्वारा बाहर निकल रहा है। फॉर्म्स ए लॉन्ग एंड हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, ये क्या बनाती है? लंबी और अत्यधिक कुंडलित भाग बनाती है जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या पीसीटी कहते हैं। द फ्री सरफेस ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स, पीसीटी की जो वाल होती है माइक्रोविलाई युक्त, सूक्ष्मांकुर युक्त या सूक्ष्मांकुरों युक्त घनाकार कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। आगे डायग्राम दिखाऊंगा। लाइनिंग द पीसीटी बियर्स ए प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर ऑफ फॉर रिजॉर्प्टिव एक्टिविटीज, यानी ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स जो पीसीटी की अंदर की लाइनिंग जो होती है, अंदर जो पाई जाती हैं, इस पे जो पाए जाने वाला माइक्रोविलाई का बना हुआ एक प्रभावशाली प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर जो होता है वो पुनः अवशोषण की क्रिया में भाग लेता है या रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा आ रहा है लूप ऑफ हेनले, यू की आकृति का बना लूप ऑफ हेनले। द ट्यूब्यूल कौन? द पीसीटी देन टेक्स ए स्ट्रेट कोर्स एंड फॉर्म्स ए यू शेप्ड ट्यूब, उसके बाद में सीधी नीचे की तरफ आती है आउटर मेडुला और इनर मेडुला में, और किसका निर्माण करती है? एक यू की आकृति नलिका बनाती है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ए डिसेंडिंग लिम्ब एंड एन असेंडिंग लिम्ब, जिसमें दो भुजाएं हैं, नीचे की ओर आने वाली डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जाने वाली असेंडिंग। द लूप is divisible into 3 segments. Loop of Henle is divisible into 3 segments. पहला ये देखिए थिक डिसेंडिंग सेगमेंट आ रहा है लूप ऑफ हेनले का, ये देखिए आप आउटर मेडुला के अंदर। It is actually the straight portion of proximal convoluted tubule, जो सीधा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का सीधा भाग होता है। दूसरा थिन सेगमेंट, ये देखिए आप, ये थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप पतले दिखाए हैं, साइज या डायमीटर कम है, ये थिन सेगमेंट होते हैं। इट रन्स, क्या कह रहा है? स्ट्रेट फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूर तक तो ये देखिए आप आउटर मेडुला के अंदर सीधा चलता है, इनर मेडुला में भी आकर के सीधा चलता है। देन मैक्स ए शार्प हेयर पिन बैंड, उसके बाद में ये यहाँ आकर के चित्र में देखिए डायग्राम के अंदर आके हेयर पिन बैंड का निर्माण करता है, और इसी को ही बोलते हैं फॉर्मिंग ए लूप
ये एक यहाँ क्या बना, लूप बन गया, यू की आकृति का लूप बन गया, इसीलिए इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इट इज लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का ये यानी जिसको सल्की उपकला या पपड़ीदार उपकला कहते हैं, उसके द्वारा ये घेरा हुआ भाग होता है थिन सेगमेंट का। अब थिक असेंडिंग सेगमेंट, ये देखिए आउटर मेडुला में ऊपर की तरफ जा रहा है, डायग्राम कर्सर के साथ रहिए, डायग्राम की तरफ आइए, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं थिक असेंडिंग सेगमेंट। द स्ट्रेट पार्ट इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो घनाकार उपकला कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ है, और सीधा भाग है, एकदम सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। और इसके पश्चात डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल प्रारंभ हो जाती है। तो थर्ड पार्ट आ रहा है, फर्स्ट था प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल पीसीटी, सेकंड था लूप ऑफ हेनले, थर्ड आ रहा है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। लूप ऑफ हेनले के तीन पार्ट बताए हैं, थिक डिसेंडिंग डाउनवर्ड की तरफ सेगमेंट, थिन सेगमेंट और थिक असेंडिंग सेगमेंट। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल या डीसीटी बिहाइंड द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के पश्चात द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अगेन बिकम्स कॉन्वोलेटेड, जो नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट होता है वो आगे फिर जाकर के कुंडलित हो जाता है, नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल या डीसीटी, विच लाइज नियर द पीसीटी। ये हालांकि पीसीटी, ये इसके डीसीटी जो है ये पीसीटी के समीपस्थ, कर्सर के साथ डायग्राम की तरफ देखिए, इसके नज़दीक ही स्थित होता है, बट डीसीटी इज शॉर्टर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल छोटी होती है, संकरी होती है, नैरोवर होती है, एंड लेस कॉन्वोलेटेड इन कंपैरिजन टू पीसीटी। पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल की तुलना में ये कम कुंडलित होती है। इन द क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स ऑफ डीसीटी, जो डीसीटी में पाई जाने वाली घनाकार कोशिकाएं या एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो ब्रश बॉर्डर इज लैकिंग, यानी इसमें माइक्रोविलाई का बना हुआ ब्रश बॉर्डर नहीं पाया जाता। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका मतलब यहाँ रीअब्जॉर्प्शन की क्षमता बहुत कम होगी। माइक्रोविलाई युक्त पीसीटी होती है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन की क्षमता ज़्यादा होती है। द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, डिस्टल डीसीटी लीड्स इनटू कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, ये किस में जाकर के खुल रही है, कलेक्टिंग ट्यूबुल में खुल रही है। ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूबुल में खुल रही है। और विच कंबाइन टू फॉर्म ए कलेक्टिंग डक्ट, जो क्या बनाती है, कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए कलेक्टिंग डक्ट का निर्माण करती है, और जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट हैं वो आपस में यूनाइट आकर के, मतलब प्रत्येक अनेकों नेफ्रॉन्स की ये कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट्स जो होती हैं वो यूनाइट होकर के एक लार्जर डक्ट का निर्माण करती हैं, जिसको बैलेंस डक्ट बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस नामक फिजियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उसके सम्मान में बैलेंस डक्ट कहते हैं। विच ओपन इनटू द पेल्विस रीजन ऑफ द किडनी और लीडिंग टू यूरेटर, और अंत में मूत्रवाहिनी या यूरेटर में खुलती है। यूरेटर लीड्स टू द ब्लैडर, यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, और अंत में द एक्सक्रीटरी पोर्ट द्वारा, उत्सर्जी छिद्र द्वारा शरीर से बाहर। When cut open longitudinally, the kidney is seen to consist of an outer cortex and an inner medulla। अगर longitudinally सेक्शन लिया जाए किडनी का,
तो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला दिखाई देगा, जो आगे आ रहा है। ये देखिए, ये चारों ओर, दिस इज कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ क्या है, मेडुला, और ये है इसका पेल्विस रीजन। अब इसमें रिनल आर्टरी अशुद्ध रक्त अंदर लाती है और रिनल वेन द्वारा शुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है। रिनल आर्टरी एक कॉनकेव यानी जिसमें गुफा पाई जाती है, ये देखिए आप, केविटी जैसी स्ट्रक्चर होती है, हाइलस नामक संरचना जो होती है उसके द्वारा शरीर के अंदर, किडनी के अंदर प्रवेश करती है। तो कॉर्टेक्स भाग ले रहे हैं पहले कि किसका बना हुआ होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में देखिए आप, ये देखिए ग्लोमेरुलस दिखाया है, इसके चारों तरफ बोमन कैप्सूल दिखाया है, और इसके बाद में पीसीटी दिखाई है। उसके बाद में ये लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले के बाद में ये डीसीटी है, और डीसीटी के बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ ये दिखाई है, इसमें यहाँ तक दिखाई है, जो प्रत्येक अपने को पिरामिड दिखाई दे रहे हैं। इस दूसरे नेफ्रॉन के अंदर यहाँ तक कलेक्टिंग ट्यूबुल दिखाई है, और ये यू की आकृति का ऊपर वाले में भी दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी यू की आकृति का लूप ऑफ हेनले दिखाई दे रहा है। ये संरचना पहले इसीलिए बताई है। कॉर्टेक्स मेलपिजियन कॉर्पसल या जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस जो होता है वो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के कहते हैं। कॉर्टेक्स भाग में क्या क्या स्थित होते हैं? मेलपिजियन कॉर्पसल यानी बोमन कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या पीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डीसीटी ऑफ ईच नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स लाई इन दिस पार्ट ऑफ द किडनी। जो पीछे वाले चित्र के अंदर कॉर्टेक्स भाग में मैंने आपको क्या दिखाया था, क्या क्या संरचनाएं स्थित होती हैं, देखिए नेक्स्ट, ये बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस जिनको मिलाकर के मेलपिजियन कॉर्पसल बोलते हैं, ये देखिए पीसीटी, और उसके बाद में ये डीसीटी, और ये ब्लड कैपिलरीज का इसके चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो बताई हैं, ये कॉर्टेक्स, ये देखिए, ये कर्सर के साथ रहिए, घुमा रहा हूँ मैं चारों ओर, कॉर्टेक्स भाग में स्थित होते हैं। अब मेडुला के दो भाग हो जाएंगे, तो मेडुला में कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो ये देखिए, लूप ऑफ हेनले के थिक सेगमेंट डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों सेगमेंट्स होते हैं, और साथ में कलेक्टिंग ट्यूबुल्स स्थित होती हैं। इनर मेडुला में ये लूप ऑफ हेनले की थिन सेगमेंट हेयर पिन बैंड वाले संरचना जहाँ बन रही है, ये थिन सेगमेंट इनर मेडुला के अंदर, ये इनर मेडुला है, इसमें स्थित होते हैं। वापिस, द मेलपिजियन कॉर्पसल्स, PCT, DCT of each nephron and blood vessels lies in this part of the kidney. At some places the cortex, ये जो बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, ये एक्सटेंड इनटू द मेडुला के अंदर बेध जाता है। These spaces are called the renal column of Bertin। ये देखिए, यहाँ अंदर की तरफ मेडुला में ये देखिए प्रवेश कर जाता है, जिसको रिनल कॉलम ऑफ बर्टिन बोलते हैं। अंडर लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हल्के पावर का माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो कॉर्टेक्स जो है वो डॉटेड या बिंदुओं के रूप में छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलपीजियन कॉर्पसल्स। ये मेलपीजियन कॉर्पसल्स जो बोमून कैप्सूल और ग्लोमेरुलस सहित संरचनाएं होती हैं वो डॉटेड या बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। अब आता है मेडुला। लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले किस में है? मेडुला में। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द किडनी। इन दिस पार्ट ऑफ द किडनी लूप ऑफ हेनले की दोनों भुजाएं थिक और थिन, चाहे डिसेंडिंग की हो चाहे असेंडिंग की हो, वो इसमें उपस्थित होती हैं। एट सेवरल प्लेसेस मेडुला प्रोजेक्ट्स इनटू द कॉर्टेक्स। जैसे कॉर्टेक्स का कुछ भाग मेडुला के अंदर रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन के रूप में अंदर की प्रवेश किया, तो यहाँ बदला ले रहा है मेडुला। प्रोजेक्ट्स इनटू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर बैठ जाता है और फॉर्म फनल शेप्ड स्ट्रक्चर द पायरेमिड्स। ये देखिए, ये पायरेमिड्स, ये पायरेमिड्स, ये पायरेमिड्स, 5 पायरेमिड्स मैंने आपको दिखाए हैं। और 1 2 3 4 क्या दिखाए हैं मैंने आपको? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी 1 2 3 और 4, और पायरेमिड्स 1 2 3 4 और 5। The medulla appears to be transversely stated due to the presence of straight portions. मेडुला जो है ये अपने को अनप्रस्थ रूप से देखा जाए तो धारियों जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो होती हैं वो उनके स्ट्रेट पोर्शन, सीधे जो भाग होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। द मेडुला में बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 पोर्शंस। जो मेडुला है उसको फिर अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, आउटर मेडुला एंड इनर मेडुला। आउटर मेडुला में कौन से सेगमेंट होते हैं? लूप के, हेनले लूप के थिक सेगमेंट्स। इनर मेडुला के अंदर कंटेनिंग थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। इनर मेडुला के अंदर कौन से भाग दिखाई दे रहे थे? लूप ऑफ हेनले के थिन सेगमेंट। थस वी सी दैट द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द नेफ्रॉन्स। अब यहाँ चूँकि अब अपन ने देखा कि नेफ्रॉन के जो विभिन्न भाग होते हैं आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न इनसाइड द किडनी, जो किडनी के अंदर एक निश्चित क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ नीचे 3 डायग्राम दिखाए हैं। पहले डायग्राम के अंदर ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। अंदर की तरफ ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई दिखाए हैं, और इसमें अंदर जो गुआ पड़ी है इसको ट्यूबुल की लुमेन है, ये गुआ है। कोई भी नलिका की या पीसीटी की जो गुआ है वो एक नेफ्रॉन की जो पीसीटी है वो उसकी कैविटी है, ब्रश बॉर्डर द्वारा आच्छादित या घिरी हुई होती है। जबकि डीसीटी में देखिए, वॉल ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के अंदर ये क्यूबोइडल सेल्स तो हैं, घनाकार कोशिकाएं तो हैं, लेकिन इनमें माइक्रोविलाई या माइक्रोविलाई का बना हुआ ब्रश बॉर्डर जो है ये नहीं पाया जाता। लूप ऑफ हेनले की वाल के अंदर सिर्फ फ्लैटेंड या चपटी सेल्स उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होगी? यहाँ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वाजा रेक्टा बनेंगे, क्योंकि किडनी से बाहर इफरेंट आर्टेरियोल निकल करके किडनी की पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट इनके चारों ओर से इनको घेर लेती है। ईच किडनी रिसीव्स ब्लड थ्रू ए रीनल आर्टरी या रीनल आर्टेरियोल। प्रत्येक रीनल आर्टरी होगी, आर्टेरियोल नाम आ रहा था नेफ्रॉन में। प्रत्येक किडनी जो है ये
इम्प्योर ब्लड को रिसीव प्राप्त करती है रीनल आर्टरी के द्वारा, विच इंटर्स थ्रू दी हाइलस, जो कि हाइलस के द्वारा किडनी के अंदर प्रवेश कर रही थी। ये इनर कॉनकेव पार्ट ऑफ द किडनी है। किडनी का इनर कॉनकेव का मतलब गुफा वाला, कॉनकेविटी, केव आ रहा है इसका मतलब केविटी है। विच इंटर्स थ्रू द हाइलस, हाइलस क्या है? इनर कॉनकेव पार्ट ऑफ द किडनी है। इनसाइड द किडनी द रेनल आर्टरी डिवाइड्स एंड डी डिवाइड्स। किडनी के अंदर जाने के पश्चात ये रेनल आर्टरी डिवाइड, विभाजित और पुनः विभाजित होती है और फॉर्मिंग स्मॉलर ब्रांचेज कॉल्ड अफरेंट आर्टेरियोल, और क्या बना लेती हैं? स्मॉलर ब्रांचेज कॉल्ड afferent arterioles. Each afferent arteriole enters a Bowman capsule. प्रत्येक afferent arteriole जो है वो Bowman capsule के अंदर प्रवेश करता है और Bowman capsule में जाने के पश्चात में ये give rise to a small tuft of capillaries, the glomerulus. ये किसका निर्माण कर लेता है? छोटी छोटी केशिकाओं का बना हुआ एक ग्लोमेरुलस नाम की संरचना का निर्माण कर लेता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रीजन टू फॉर्म एन इफरेंट आर्टेरियोल। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के क्षेत्र में से बाहर निकलने वाली आर्टेरियोल का निर्माण होगा जिसका नाम है इफरेंट आर्टेरियोल, विच लीव्स द बॉमन कैप्सूल, जो बॉमन कैप्सूल से बाहर निकलता है और बिगिंस टू ब्रांच। अब ये शाखित होना प्रारंभ हो जाता है, फॉर्मिंग ए कैपिलरी नेटवर्क। अब ये एक केशिकाओं का बना हुआ जाल बना लेता है जिसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, विच सराउंड द ट्यूब्यूल्स, यानी ट्यूब्यूल पीसीटी, डीसीटी, इन संरचनाओं को चारों ओर से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज घेरे हुए रखती हैं। These capillaries again unite to form a small venule. ये कैपिलरीज आगे जाकर के जुड़ कर के एक छोटी वेन्यूल का निर्माण करते हैं। ऐसे सेवरल सच वेन्यूल्स ओपन इनटू द रीनल वेन। कई नेफ्रॉन्स की ये जो वेन्यूल्स होती हैं ये रीनल वेन में खुलती हैं, विच लीव द किडनी थ्रू द हाइलस, और ये रीनल वेन हाइलस के द्वारा किडनी से बाहर निकलती है। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाजा रेक्टा। सम लॉन्गिट्यूडनल, सम लॉन्ग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं यानी ट्यूबुल्स के चारों ओर, पीसीटी डीसीटी के चारों ओर घेरने वाली जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो कई बार लंबी हो जाती हैं और डिसेंड यानी नीचे की तरफ एक्सटेंड इनटू दी मेडुलरी रीजन, जो आउटर मेडुला और इनर मेडुला में प्रवेश करके एक लूप ऑफ हेनले के साथ मिलकर के साथ साथ लूप ऑफ हेनले के साथ साथ उसके बराबर एक लॉन्ग कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बनाती हैं, की संरचना बनती है, जिसको वाजा रेक्टा कहते हैं या वाजा रेक्टा कहते हैं। सम लॉन्ग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज डिसेंड या एक्सटेंड इनटू द मेडुलरी रीजन अलोंग विद द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के साथ साथ मेडुलरी रीजन में ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो फैल जाती हैं, एक्सटेंड हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। दीज लॉन्ग कैपिलरीज आर नॉन एज वाजा रेक्टा। इसको अपन वाजा रेक्टा की संज्ञा देते हैं। ये टॉपिक है किडनी का एक जनरल स्ट्रक्चर और उसके साथ में नेफ्रॉन की संरचना दोनों साथ साथ लिए हैं, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रत्येक नेफ्रॉन की पोजीशन दिखानी जरूरी है, नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आता है।
शायद मेरा प्रयास यही रहा है कि आपकी ये वीडियो लेक्चर पसंद और समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर समस्या आती है, कोई कठिनाई महसूस करते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप घर बैठे ऑनलाइन फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ टेंशन, कोई बिना किसी तनाव के घर बैठे आप पढ़ते रहिए। यानी लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम के साथ में लर्न फ्रॉम होम, यानी घर से भी कार्य हो रहा है तो घर बैठे ही आप सीख रहे हैं। इसके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।